लॉग सर्वर क्या होता है, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, फिर लॉग सर्वर के साथ लॉग क्लाइंट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि लॉग सर्वर क्या होता है, और उससे भी पहले कि व्हाट इज लॉग, बेसिकली लॉग क्या होता है। तो लॉग के हवाले से उम्मीद है आप सबको अंदाजा होगा कि लॉग कहते हैं सिस्टम में होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज का रिकॉर्ड। यानी कि जब कंप्यूटर चलता है और जितना अरसा चलता रहता है उतना अरसा कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज होती रहती हैं उन तमाम एक्टिविटीज का रिकॉर्ड सेव किया जा रहा होता है कि फलां तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर ये काम कर दिया। ये जनाब कौन एनोटेशन कर रहा है? अच्छा जी। तो उससे एक्टिविटीज का जो रिकॉर्ड सेव हो रहा होता है उसको कहते हैं लॉग। और लॉग सर्वर क्या होता है? लॉग सर्वर वो कंप्यूटर होता है जिस पर डिफरेंट कंप्यूटर्स के लॉग्स आकर स्टोर होते हैं। जी, लॉग सर्वर कौन सा कंप्यूटर होता है? वो कंप्यूटर होता है जिस पर अपने भी लॉग्स और दूसरे कंप्यूटर्स के भी लॉग आकर किसी कंप्यूटर पर अगर सेव हो रहे हो, यानी कि वो सर्वर या वो कंप्यूटर जो सब तमाम कंप्यूटर्स के लॉग्स अपने पास स्टोर कर रहा हो, उसको हम कहते हैं लॉग सर्वर। और लॉग सर्वर के साथ मैंने आपको बताया दूसरा कंप्यूटर होता है लॉग क्लाइंट। लॉग क्लाइंट कौन सा कंप्यूटर होता है? लॉग क्लाइंट वो कंप्यूटर होगा जो लॉग अपने अपने पास स्टोर नहीं करेगा, सर्वर को भेजेगा। ठीक है जी। लॉग सर्वर वो कंप्यूटर होगा। जी, कौन बताएगा? जिशान साहब बताएंगे लॉग सर्वर कौन सा होगा और लॉग क्लाइंट कौन सा होगा? सॉरी सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चलें मैं बता देता हूँ। ये दो हजरात माशाल्लाह नए ऐड हुए हैं अभी। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉग सर्वर कैसे बनाते हैं। तो लॉग सर्वर के लिए हमें कम से कम दो कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक लॉग सर्वर के तौर पे काम कर रहा होगा, एक लॉग क्लाइंट के तौर पे काम कर रहा होगा। लॉग सर्वर वो कंप्यूटर होगा जो तमाम कंप्यूटर्स के लॉग्स अपने पास स्टोर कर रहा होगा, और लॉग क्लाइंट वो कंप्यूटर होगा जो अपने लॉग्स अपने पास स्टोर नहीं कर रहा होगा बल्कि सर्वर को भेज रहा होगा। अच्छा, यहां पर एक बात जहन में रखिएगा। क्या बात जहन में रखनी है? बात आपने जहन में ये रखनी है कि लॉग क्लाइंट कौन सा कंप्यूटर होगा? जो लॉग भेज रहा होगा सर्वर को। लेकिन लॉग क्लाइंट इटसेल्फ भी सर्वर हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो सांबा का सर्वर हो सकता है, वो एफटीपी का सर्वर हो सकता है, वो ईमेल का सर्वर हो सकता है, वो अपाची सर्वर हो सकता है, वो कोई और सर्वर हो सकता है। लेकिन लॉग के केस में वो एज ए क्लाइंट काम कर रहा होगा। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी सर्वर लॉग का क्लाइंट हो सकता है। लॉग सर्वर भी हो सकता है और लॉग का क्लाइंट भी हो सकता है। यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं, बहुत सिंपल अल्फाज में, जो कंप्यूटर लॉग अपने कंप्यूटर की एक्टिविटीज का रिकॉर्ड जिसको लॉग कहते हैं, जो कंप्यूटर लॉग अपने लॉग्स दूसरे की तरफ भेज रहा होगा वो लॉग क्लाइंट होगा। और वो कंप्यूटर जो अपने लॉग्स के अलावा दूसरों के लॉग्स रिसीव करके स्टोर कर रहा होगा वो लॉग सर्वर होगा। जी, तो चलते हैं कि आप ये कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, लॉग सर्वर कैसे बनाएंगे और लॉग क्लाइंट कैसे बनाएंगे। तो ले जनाब, पहले मैं आपको बताता हूं कि सेटिंग लॉग सर्वर की, और फिर मैं इंशाल्लाह आपको लॉग क्लाइंट की सेटिंग बताऊंगा, और फिर इन दोनों को इंशाल्लाह हम वेरीफाई भी करेंगे कि लॉग सर्वर और लॉग क्लाइंट सक्सेसफुली बन गए हैं कि नहीं बन गए, और बन गए हैं तो कम्युनिकेट
सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये देखिएगा मेरे पास ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का नाम है server.com और इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है जी 192.168.76.18। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा मेरे पास जो लॉग क्लाइंट कंप्यूटर है उसकी सेटिंग जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब आपने चेक करना है, ये मैं सर्वर बनाने की सेटिंग बता रहा हूं जी, सर्वर बनाने की सेटिंग आपको मैं बता रहा हूं। अब आपने करना ये है कि इस कंप्यूटर पर आपने चेक करना है आपके पास rsyslog नाम का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं है इंस्टॉल। इस कमांड से आप चेक कर लेंगे। सर रिकॉर्डिंग अभी तक करनी स्टार्ट नहीं की। हाँ, रिकॉर्डिंग मुझे याद नहीं रही, रिकॉर्डिंग में शुरू कर जनाब। तो बात मैं कर रहा था, आपको लॉग सर्वर बनाने का तरीका आपको मैं बता रहा था। तो लॉग सर्वर जिस कंप्यूटर को बना रहे हैं उस कंप्यूटर का मैंने नाम आपको बताया server.com है, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको बताया 192.168.76.18 उसका आईपी एड्रेस है। और इस कंप्यूटर पर मैंने चेक किया rpm-q की कमांड से कि rsyslog के नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल। ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है और मेरे केस में भी इंस्टॉल है जी। अगला काम आपने करना है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करनी है जिसके अंदर लॉग्स की सेटिंग होती हैं वार जी, और वो है ये फाइल। कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल को ओपन करना है। इस फाइल में क्या होंगी, ये लॉग सर्वर बनाने की सेटिंग्स इस फाइल के अंदर होती हैं और इस फाइल में जाके हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। मैं ये फाइल ओपन करता हूँ इस कमांड से और इस फाइल में ये देखिएगा आपने आना है और आपको ये एक लाइन लिखी हुई नजर आएगी, ये देखिएगा प्रोवाइड यूडीपी syslog रिसेप्शन, और इसके नीचे ये दो लाइंस हैं मॉड्यूल। इस लाइन से पहले हैश साइन खत्म करना है, इनपुट वाली लाइन से पहले हैश साइन खत्म करना है। इस तरह से प्रोवाइड टीसीपी syslog रिसेप्शन, इसके नीचे भी मॉड्यूल से शुरू होने वाली और इनपुट से शुरू होने वाली लाइन है। मतलब आपने सिर्फ क्या करना है, इन 4 लाइंस से पहले हैश साइन लगा हुआ होगा, यानी कि ये लाइंस डिसेबल्ड होंगी। आपने इन 4 लाइंस को हैश साइन खत्म कर देना है, इन 4 लाइंस को इनेबल कर देना है, बस कुछ नहीं करना। सिर्फ इन 4 लाइन से पहले हैश साइन लगा होगा वो खत्म कर देना है और उसके बाद फाइल को सेव करके क्लोज कर देना है। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। systemctl रीस्टार्ट rsyslog, बस और इस सर्विस को रिस्टार्ट करने के बाद इनेबल करना है। और इसके बाद आपने फायरवॉल से ये लॉग, ये जो rsyslog या लॉग सर्वर की सर्विस की तो एंट्री नहीं होती, इसकी पोर्ट आपको परमिट करनी पड़ेगी और डेफिनेटली परमानेंट बेसिस पर करनी है तो परमानेंट हम ऐड करेंगे -ऐड पोर्ट, और पोर्ट होती है इसकी 514 ऑफ टीसीपी एंड 514 ऑफ यूडीपी। ये मैंने पोर्ट परमिट की और उसके बाद फायरवॉल -cmd रीलोड की कमांड से फायरवॉल को मैंने रीलोड भी कर लिया। इन सारी सेटिंग्स के बाद मेरा कंप्यूटर, इस कंप्यूटर पर मैंने सर्वर की सेटिंग्स कर दी, यानी कि अब ये कंप्यूटर सर्वर की सेटिंग मुकम्मल हो गई हैं इस पर। अब आपको मैं बताता हूं कि आपने क्लाइंट की सेटिंग्स कैसे करनी है। ठीक है जी, ठीक हो गया चलिए। अब सर इसमें एससी लिनक्स की सेटिंग नहीं है सर? नहीं, एससी लिनक्स की सेटिंग इसमें नहीं है, जिसमें होती है उसमें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, ये मेरे पास दूसरा कंप्यूटर है क्लाइंट वाला। इस कंप्यूटर पर मैं आता हूँ और सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इस कंप्यूटर का नाम क्या है। इस कंप्यूटर का नाम है client.com। आईपी एड्रेस देखता हूँ ENP0S3, इसका आईपी है 76.19 और मेरा ख्याल है कि हमारे पिछले कंप्यूटर का सर्वर का आईपी था
क्या था जी? 76.18 था आईपी शायद, इफ कॉन्फ़िग जी। 18 सर्वर का आईपी है और 19 किसका है? क्लाइंट का आईपी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर क्लाइंट सेटिंग्स के लिए नाम देख लिया, आईपी देख लिया, उसके बाद कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लें, बिकॉज सर्वर क्लाइंट की आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये देखें जी, बोथ सिस्टम्स आर कनेक्टेड, 0% पैकेट लॉस, इट मींस 100% ट्रांसमिट हुए हैं, तो कनेक्टिविटी है। अब यहाँ पर भी सर्वर की तरह जो सर्वर पर सॉफ्टवेयर हमें चाहिए था, यहाँ पर भी हमें वही सॉफ्टवेयर चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ ये आरसिस लॉग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं है इंस्टॉल। उसने जवाब में बताया कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। नेक्स्ट वही स्टेप जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, यानी कि वो फाइल जिसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, उस फाइल को ओपन करना है, लेकिन फाइल के अंदर सेटिंग डिफरेंट है, सेटिंग वो नहीं होंगी। सॉफ्टवेयर का नाम वही है, फाइल वही है, लेकिन पिछली दफा हमने फाइल में डिफरेंट सेटिंग की थी। अब मैं फाइल में जरा डिफरेंट सेटिंग करूंगा। ये देखें, अब मैंने वो 4 लाइंस को मैंने, यानी पहले वाली मैंने सेटिंग ही नहीं करनी। फाइल के आखिर में आइएगा, फाइल के आखिर में आकर आपने 2 लाइंस खुद से लिखनी है। कौन सी 2 लाइंस? ये मैं लिख रहा हूं, स्टैरिक डॉट स्टैरिक स्पेस @ सर्वर का आईपी एड्रेस कॉलन सर्वर की पोर्ट नंबर 514 जो थी। ये सेटिंग कर रहे हैं हम क्लाइंट वाले कंप्यूटर पर जी। सेटिंग हम कहाँ कर रहे हैं? सेटिंग हम कर रहे हैं क्लाइंट वाले कंप्यूटर पर, इसलिए यहाँ पर आईपी एड्रेस इस कंप्यूटर का नहीं, सर्वर का बताना है। और दूसरी लाइन जो आपने लिखनी है, सेम एज इट इज लाइन लिख देनी है। थोड़ा सा फर्क होगा, स्टैरिक डॉट स्टैरिक। फर्क क्या होगा इसमें? 2 दफा @ का साइन आएगा, 192.168.76.18:514। ये लें जी, ये 2 लाइंस आपने लिखनी है। इन दोनों लाइंस में फर्क सिर्फ ये है कि पहली लाइन में 1 दफा @ का साइन है, दूसरी लाइन में 2 दफा @ का साइन है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक जगह स्पेस है और कहीं स्पेस नहीं है। और स्पेस कहाँ है? स्टैरिक डॉट स्टैरिक के बाद स्पेस है, @ के साइन से पहले स्पेस। जी, ये दोनों लाइंस लिख लें, दोनों लाइंस लिख ली। उसके बाद फाइल को सेव करके क्लोज कीजिएगा और systemctl की कमांड से आपने लेना है जी, और इनेबल भी कर देना। ये देखें जी, क्लाइंट पे फायरवॉल सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फायरवॉल की सेटिंग सर्वर पर ही हमेशा की जाती है। लेकिन जी, क्लाइंट सेटिंग भी पूरी होगी, सर्वर सेटिंग भी पूरी हो गई। अभी मैंने जैसे टॉपिक शुरू करते हुए मैंने बताया था कि सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो अपने लॉग भी स्टोर कर रहा होता है और दूसरों के लॉग भी अपने पास स्टोर कर रहा होता है, यानी सर्वर लॉग रिसीव कर रहा होता है। क्लाइंट वो होते हैं जो अपनी मशीन के लॉग सर्वर को भेज रहे होते हैं, यानी कि क्लाइंट्स लॉग सेंड कर रहे होते हैं। तो अब तमाम कंप्यूटर्स के लॉग, एक क्लाइंट हो, 2 क्लाइंट हो या मल्टीपल जितने भी क्लाइंट्स हों, तमाम के लॉग सर्वर पर जा रहे हैं। अब हमने सर्वर पर वेरीफाई करना है कि क्या सर्वर पर सबके लॉग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आते हैं जी, सर्वर पर लॉग देखने का तरीका क्या होता है। पहले आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता चलूं कि मेरे सर्वर वाले कंप्यूटर का नाम है server.com और क्लाइंट वाले कंप्यूटर का नाम है client.com, ताकि जब लॉग देख रहे हो तो कंफ्यूजन ना हो कि हम किस कंप्यूटर के लॉग देख रहे हैं। जी, लॉग्स देखने की, जनरल लॉग्स देखने की कमांड है ये जो मैं आपके सामने चला रहा हूँ, tail space -f space /var/log/messages। ये लिखकर एंटर कीजिएगा और मैं एहतियातन थोड़ा सा स्पेस दे के एक मार्किंग कर देता हूं ताकि मुझे पता लगे, कोई नया मैसेज आए तो मुझे पता लग जाए। ये लें जनाब, ये देखें यहाँ मैंने मार्किंग की और मैं क्लाइंट पर आता हूँ। देखते हैं क्लाइंट पर कोई काम करते हैं। लेट्स से मैं क्लाइंट पे RSys लॉग की सर्विस को दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ।
एक इवेंट ही कर रहे हैं ना, एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या इस एक्टिविटी का रिकॉर्ड उस कंप्यूटर पर आता है कि नहीं आता। जी सर्वर पर आए, ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन पढ़ूं तो ये कह रहा है February 17 18:34 पर क्लाइंट नामी कंप्यूटर पर rsyslog की सर्विस रीलोड हुई है। हमने यही किया था ना। थोड़ा सा ऊपर जाएं तो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा स्टॉप हुई है, फिर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सक्सेसफुली स्टॉप हो गई है, फिर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा स्टार्टेड। मतलब उस कंप्यूटर पर, ये देख किस पर रहे हैं हम, सर्वर वाले कंप्यूटर पर, और किसके नजर आ रहे हैं हमें, क्लाइंट वाले कंप्यूटर के हमें लॉग्स नजर आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे मुकम्मल हुआ। आज मैंने आपको बताया कि आपने लॉग सर्वर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और लॉग सर्वर बनाने का सारा तरीका मैंने बताया। लॉग सर्वर यूजुअली बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां भी इस्तेमाल होता है वहां पर इसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इसका इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंट यूजेज होती है। क्यों? क्योंकि आप में से किसी को अंदाजा हो ना हो, उम्मीद है होना चाहिए, कि हैकर जब भी किसी सिस्टम में एंटर होता है, वो वहां पर कोई डैमेज करे या ना करे, कोई चीज वहां से स्टील करे या ना करे, मतलब वहां से कोई चीज उठा के लेके जाए या ना लेके जाए, कोई डैमेज करे या ना करे, लेकिन लॉग जरूर क्लियर करके जाता है। क्यों? वो ये नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को पता लग जाए या वो उसकी इंफॉर्मेशन ट्रैक हो जाए। अब उस चीज से बचने के लिए कि लॉग्स जो क्लियर कर जाता है, उस चीज से बचने के लिए हम लॉग सर्वर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स के हम लॉग्स कहाँ भेज देते हैं, लॉग सर्वर पे भेज देते हैं। और जब भी उन तमाम कंप्यूटर्स में से कोई कंप्यूटर खुदा ना खास्ता हैक हो गया और हैकर ने अपनी तरफ से लॉग क्लियर किए, लेकिन लॉग तो वहां पे सेव ही नहीं हो रहे, लॉग तो सर्वर पे जाके सेव हो रहे हैं। तो सर्वर पे तो क्लियर नहीं होंगे, सर्वर पे तो जो चले गए सो चले गए। तो इस चीज को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रही बात, शायद आप में से किसी के जहन में आ रही हो तो वो भी बता देता हूँ। रही बात इस चीज की कि अगर सर्वर को ही हैक कर ले तो फिर तो सबके लॉग क्लियर कर देगा। जी बिल्कुल, सबके लॉग क्लियर कर देगा, लेकिन लॉग सर्वर को हैक करने से हैकर को सिर्फ लॉग्स मिलेंगे और उसको कोई फायदा नहीं होगा। ना कोई कंपनी की कॉन्फिडेंशियल डिटेल, ना कोई कंपनी के अकाउंट्स, ना कोई फाइनेंस, ना कोई क्रेडिट कार्ड, ना यूजर नेम, ना पासवर्ड, ना वेबसाइट डाउन, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉग्स ही मिलेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी के जहन में कोई सवाल हो पूछने वाला, कोई बात हो पूछने वाली, तो मोस्ट वेलकम, जरूर पूछें। अच्छा सर, ये दो चीज़ें पूछनी थी। एक तो ये था कि विंडोज़ की लॉग कैसे इंपोर्ट की जाएगी इसी सर्वर के ऊपर, और दूसरा अगर हम ये लॉग हम एक्सटर्नल स्टोरेज पे सपोज राइट करते हैं तो ये बैकअप में बैक एंड पे कहाँ पे पड़ी होंगी सारी? क्या ये विद रेफरेंस टू नेम होगी या ओपन फाइल्स पे होंगी? जी पहली बात कि ये जो आज मैंने लॉगिंग का तरीका बताया, ये सिर्फ ओपन सोर्स कम्युनिटी के दरमियान में होता है। विंडो के लॉग का स्ट्रक्चर और होता है, लिनक्स के लॉग्स का स्ट्रक्चर और होता है। विंडो और लिनक्स आपस में एक दूसरे के साथ इस मामले में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए विंडो का सर्वर हो या विंडो का क्लाइंट हो, तो लिनक्स का सर्वर क्लाइंट हो, आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, वहां नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ ओपन सोर्स में होता है, और ओपन सोर्स में बहुत सारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा बहुत सी नेटवर्क डिवाइसेस भी आती हैं, उनके साथ ये काम हो सकता है। और दूसरी बात आप क्या पूछ रहे थे? राइट करना हो तो ये बैकएंड पे कहाँ पे पड़ी होंगी? वार लॉग के फोल्डर में? हाँ, वार लॉग के फोल्डर में पड़े होंगे, आप वार लॉग के फोल्डर का बैकअप ले सकते हैं। सर जरा चेक करेंगे, देखें जरा विद रेफरेंस टू नेम आता है या नहीं, फाइल वही होगी, फाइल्स वही होती हैं। अभी आप, मैं बताता हूँ, ये देखें, ये कमांड से मतलब फाइल तमाम के लॉग्स, यानी इस कंप्यूटर के अपने लॉग भी स्टोर हो रहे होंगे
और तमाम दूसरे कंप्यूटर्स के लॉग भी उसी फाइल के अंदर स्टोर हो रहे होंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे आप सिस्टम नेम के साथ, यानी कि जब ये जैसे वार लॉग मैसेजेस की फाइल है, इस फाइल के अंदर जेनेरिक जर्नल इवेंट्स स्टोर होते हैं। जर्नल इवेंट्स इस कंप्यूटर के अपने भी और बाकी सबके भी, तमाम के जर्नल इवेंट्स इस फाइल के अंदर आके स्टोर होंगे। तो नई फाइल नहीं बनेगी, इसी फाइल में आके स्टोर होंगे। सर फिर हर जो क्लाइंट का सर, हर पीसी का सर अपना ही हर मशीन का अपना ही सर लॉग बनेगा, या सर वो जिस तरह सर ये चल रहा है तो सर ये मिक्सअप ही होगा? हाँ, मिक्सअप होगा जी, क्योंकि सारी मशीनें एक ही फाइल के अंदर भेज रही हैं, तो मिक्सअप होगा। क्योंकि अगर तमाम मशीन अलग अलग फाइल्स बनाती, फिर वो हेक्टिक बढ़ जाती, हर मशीन की फाइल अलग, हर मशीन की चीजें अलग, तो फिर उसमें से इसलिए नॉर्मली लॉग सर्वर तो बनता ऐसे ही है। अब नॉर्मली होता है कि ये है, फिर लॉग व्यू करने के लिए ग्राफ्स या ग्राफिक्स के अंदर, जैसे नेगियस के नाम से होता है, या इस तरह के कुछ टूल्स होते हैं जो आपको इसी फाइल को एज ए इनपुट लेके आपको ग्राफ्स में सारी चीजें फिल्टर करके अलग-अलग दिखा देते हैं। या जैसे मैंने आपको ग्रेप की कमांड भी बताई है, आप ग्रेप की कमांड से इस फाइल को फिल्टर कर सकते हैं कि क्लाइंट के लॉग अलग निकाल दें, सर्वर के लॉग अलग निकाल दें, हर एक के लॉग अलग कर सकते हैं आप। सर ये टेल -F से क्या मुराद है? एफ का मतलब है फ्रीक्वेंट। -F लगाऊंगा, ये देखें, -F लगाऊंगा तो क्या करेगा ये? -F की वजह से ये देखें, जैसे जैसे इवेंट होता जाएगा मुझे दिखाता जाएगा। अगर मैं -F नहीं लगाता तो फिर क्या होगा? ये एक दफा फाइल दिखा देगा और कमांड प्रॉम्प्ट ये देखें मेरे पास वापस आ गया। ठीक है। और सर अगर हमने कोई लॉग डिलीट करना है तो वो हम विम की कमांड से, मतलब उसको ऑन करके बैक स्पेस से उसको डिलीट करेंगे? जिस फाइल में लॉग स्टोर हो रहा है उस फाइल को ओपन करके उसके अंदर से किसी एक स्पेसिफिक मशीन का कोई स्पेसिफिक इवेंट का लॉग डिलीट करना है, तो उस फाइल के अंदर से जाके करना पड़ेगा। सारे ही करने हैं तो उस फाइल को जाके सारे का सारा ब्लैंक कर दें। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? अस्सलाम सर, ये चीज पूछनी थी कि तो लॉग सर्वर है, बट देयर आर सम सर्वर्स व्हिच आर डिजाइंड स्पेसिफिकली टू रिसीव अलार्म्स ना। तो अब वो जो अब हमारे नोकिया में होता है कि हमारे सर्वर्स के जो अलार्म्स होते हैं वो फॉल्ट मैनेजमेंट रिलेटेड हों, या फिर वो केपीआईज वगैरह हों, जो अभी आप ग्राफ वगैरह बता रहे थे, वो प्रॉपर एक नियाम के सर्वर्स हैं, वहां पर जाकर उनको मॉनिटर किया जाता है। फिर वो प्रॉपर गोई पे एप्स होती हैं, वो बताती हैं ग्राफ की फॉर्म में भी, केपीआई रिपोर्ट्स भी फॉल्ट मैनेजमेंट रिलेटेड अलार्म्स भी बता रही होती हैं। तो वो अलार्म्स और ये जो लॉग सर्वर्स होते हैं, इनमें बुनियादी फर्क क्या होता है? मतलब लॉग्स में तो चलो हमारी एक एक एक्टिविटी लॉग होती है, और अलार्म सर्वर में जो आपके अलार्म्स जा रहे होते हैं, कोई सेंसर डाउन हो गया या इस तरह की चीजें, तो इनमें फर्क क्या? मतलब एक ही हम क्यों नहीं कर देते होते? एक ही चीज में इसको क्यों नहीं हम वो कर देते होते? जी, असल में होता ये है फैसल भाई कि लॉग्स, मैंने जैसे बताया कि सिस्टम में होने वाली हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है। अब जो सिनेरियो आप बता रहे हैं, कुछ उस सिनेरियो के मुताबिक असल में होता ये है कि कुछ ये जो लॉग्स होते हैं उनका लेवल ऑफ सेंसिटिविटी या लेवल ऑफ सिविरिटी बहुत कम होता है। कुछ होते हैं उनका लेवल ऑफ सिविरिटी बहुत हाई होता है। समझाने के लिए मिसाल देता हूं, अभी मैंने एक सर्विस स्टार्ट की, उसका लॉग बना, इसका लेवल ऑफ सिविरिटी या इतनी सीरियस किस्म का शायद ये लॉग नहीं होगा कि आपके कंप्यूटर में दो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, एक हार्ड डिस्क फेल हो गई, हार्ड डिस्क ही खराब हो गई, उसका भी तो लॉग जनरेट होगा ना। हार्डवेयर फेलियर का भी तो लॉग जनरेट होगा। जी अब बताएं इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्वेर नोयत का है? हार्ड डिस्क वाला ऑब्वियसली। हार्ड डिस्क वाला। अब जो इस तरह के जो सीरियस स्वेर किस्म के जो इवेंट्स होते हैं ना, उनको हम अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं, और उनको कैटेगराइज करने के बाद नेक्स्ट फॉर्म उनकी ये होती है कि उनके इस स्वेर किस्म की एक्टिविटीज के ब्याह पर कुछ इदारों में जैसे आप बता रहे थे अलार्म सेटअप किया हुआ होता है, कुछ इदारों में
होता है उन्होंने एसएमएस सेटअप किया हुआ होता है कि जैसे ही कोई इस तरह की कोई स्वेयर लॉग जनरेट होता है उस सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिन को एक मैसेज चला जाता है, मतलब एसएमएस गेटवे उन्होंने लगाए होते हैं ताकि इस तरह की स्वेयर किस्म की डिजास्टर को टाइमली टैकल किया जा सके। वरना तो सिर्फ लॉग सारों को बराबर बराबर रखें तो सर्वर ही बंद हो जाए या हार्ड डिस्क ही खराब हो जाए या रैम ही खराब हो जाए या मोर देन 90% सिस्टम अपनी यूटिलाइजेशन पे चला जाए और सर्वर एडमिन को पता ही ना हो। बेसिकली वो इसलिए सारी चीजें कैटेगराइज अलग अलग से करते हैं। ठीक हो गया जी, एनीथिंग एल्स बाय एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर, लाइनक्स में हमारे पास कोई ऐसा सर्वर है जो सेपरेटली लॉग मैनेज करे? सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे 10 सर्वर चल रहे हैं जो लाइनक्स बेस्ड हैं और सबकी लॉग अलग हो, ताकि मैं कल किसी को ऑडिट करवा रहा हूँ या खुद ही लॉग देख रहा हूँ तो मुझे इजी हो जाए कि यार मैंने फलाने सर्वर की लॉग देखनी है तो मैं उसकी में से उसकी सारी लॉग देखनी है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं अपने मेल सर्वर की लॉग देता हूँ, मैं अपने ब्रॉड सर्वर की डेटाबेस सर्वर की लॉग देखना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंटली किसी और सर्वर पे मूव करवा देता हूँ इसी रेफरेंस से जो हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और सेपरेटली क्योंकि हमारा तो डेली बेसिस पे राइट भी होती हैं ये सारी चीजें, तो सेपरेशन इज इक्वल। जी मैं बताता हूँ भट्टी साहब। पहली बात कि तमाम एक्टिविटीज तमाम इवेंट्स एक फाइल में स्टोर नहीं होते। ईमेल सर्वर के लॉग अलहदा फाइल में स्टोर होते हैं, सांबा सर्वर के लॉग अलहदा फाइल में स्टोर होते हैं, डीएनएस सर्वर के लॉग अलहदा फाइल में स्टोर होते हैं, एसएसएच के लॉग्स अलहदा फाइल में स्टोर होते हैं, हर सर्वर्स के लॉग्स अलहदा अलहदा फाइल में स्टोर होते हैं। ये मैंने आज आपको जो मैसेजेस की फाइल बताई इसके अंदर जर्नल इवेंट्स स्टोर होते हैं। इस तरह से अगर कोई हार्डवेयर से रिलेटेड आपने लॉग देखने हो तो ये हार्डवेयर से रिलेटेड लॉग अलहदा एक फाइल में स्टोर होते हैं, वो मैं आपको दिखाने लगा था जी। हार्डवेयर से रिलेटेड लॉग अलहदा, ये देखें मेल लॉग की आपको फाइल नजर आ रही है, इसके अंदर ईमेल सर्वर के लॉग स्टोर होंगे। स्पूलर की फाइल नजर आ रही है, प्रिंटिंग के लॉग अलहदा इसके अंदर स्टोर होते हैं। xorg.9.log नजर आ रही है, ग्राफिक्स के लॉग होंगे स्टोर। सिक्योर की फाइल नजर आ रही है, इसके अंदर SC लिनक्स के लॉग स्टोर होंगे। सांबा का फोल्डर नजर आ रहा है, उसके अंदर सांबा के लॉग स्टोर होंगे। फायरवॉल के नाम से फाइल नजर आ रही है, इसमें फायरवॉल के लॉग होंगे। क्रॉन के अंदर स्केजुलिंग हमने RSCSA में पढ़ी थी, उसके लॉग्स होंगे। और लास्ट लॉग के अंदर बूटिंग टाइम के लॉग्स होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये कि पहली बात कि हर सर्विस के लॉग अलग-अलग फाइल में स्टोर हो रहे थे। अगर आपका सवाल ये था कि मेल सर्वर के लॉग SSH के लॉग के साथ मिक्सअप ना हो जाए तो वो मिक्सअप नहीं होंगे। और अगर ये दूसरी बात कि आप फिर भी चाहें, मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी में 5 मेल सर्वर लगे हुए हैं और पांचों के आप लॉग्स भेज रहे हैं एक लॉग सर्वर पर, तो लॉग सर्वर पे एक ही फाइल के अंदर पांचों के लॉग्स मिक्स हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि पांचों की फाइल्स अलग-अलग बने, वो भी इसी प्रोग्राम के थ्रू किया जा सकता है, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है। उसकी सेटिंग आपको बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। उसकी सेटिंग के लिए फाइल होती है /etc यही वाली rsyslog.conf वाली फाइल। आपने हर फाइल के अंदर क्या, हर सर्वर के अंदर आपने क्या करना है, उसका पाथ डिफरेंट बता देना है। ये देखें इस फाइल के, ये देखें फाइल के आखिर में आप आए ना, ये देखें ये बताया रहा है, ये देखें यहाँ पे रूल्स उसने डिफाइन किए हुए हैं कि ये इन्फो रिलेटेड मैसेजेस किस में स्टोर करने हैं, वारलॉग मैसेजेस में। सिक्योरिटी से रिलेटेड वारलॉग सिक्योर में, मेल से रिलेटेड इसमें। यहाँ आप हर सर्वर की फाइल का नाम डिफरेंट करते जाएं तो वो अपने पास स्टोर करेगा तो डिफरेंट नेम की फाइल में स्टोर करेगा, किसी दूसरे कंप्यूटर में भी भेजेगा तो उस नेम की फाइल में भेजेगा। आप यहाँ से फाइल का नाम या फाइल का पाथ अगर चेंज कर दें तो फिर क्या होगा, वो अलग-अलग फाइल्स भी बनाता जाएगा आपके बताए हुए नाम के मुताबिक। ठीक होगी बात सर ठीक हो इसका गया जी? मतलब है कि हमने कोई और- चेंज करनी है तो हम क्लाइंट साइड पे उसका पाथ चेंज करेंगे ना? क्लाइंट साइड कह लें या एक्चुअली जो मशीन लॉग जनरेट कर रही है उस पे। ठीक है सर। बेसिकली क्लाइंट ही जनरेट कर रहा है ना, सर्वर तो सिर्फ रिसीव कर रहा है। जी सर। जी जनाब, किसी और का कोई सवाल?
चलें जनाब, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। तो कल तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज।